मैं अजय विश्वास स्वागत करता हूं आपको आपके अपने चैनल अंक एकेडमिक 2.0 पर। आज जो मेरा टॉपिक होने वाला है इसी चैप्टर से है, वो बहुउद्देशीय योजना के यानी नदी घाटी परियोजना यानी बहुउद्देशीय योजना। इसमें हम पढ़ेंगे क्या, बांध पढ़ेंगे, उसके बाद में बांध के क्या कार्य हैं, बहुउद्देशीय योजना जो है यह योजना का क्या कार्य होता है, इसमें योजना में क्या क्या आते हैं, जैसे कि बांध का हो गया, रिहंद बांध, ये सब चीज़ें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि जो है कि बहुउद्देशीय नदी परियोजना के अंतर्गत सबसे पहले बांध समझ लेते हैं, बांध होता क्या है। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। इसी क्रम में हम धीरे धीरे जो है कि बांध समझ लिया जाए पहले कि बांध होता क्या है। बांध, बांध, ठीक, बांध। देखिए, बांध यानी डैम, बांध यानी डैम। डैम, डैम का कहने का मतलब यह है कि नदी के प्रवाह को रोककर जल को संग्रहित करने के लिए बनाई गई जो भी कृत्रिम संरचना होती है वही क्या होती है, बांध होती है। कहने का मतलब यह है कि जो नदी हो गया, नदी के प्रवाह को रोककर, क्या, नदी के प्रवाह को रोककर, नदी के प्रवाह, नदी के प्रवाह को रोक कर, यानी नदी जो रहे, नदी के प्रवाह को रोककर जल को संग्रहित करने का, जो जल रहे नदी में, जल को संग्रहित नदी के प्रवाह को रोककर जल को संग्रहित करने की कृत्रिम योजना। यानी कहने का मतलब यह है कि नदी के प्रवाह को रोककर जल को संग्रहित करने की जो कृत्रिम योजनाएं होती है या कृत्रिम संरचनाएं होती हैं, कृत्रिम संरचनाएं होती है, संरचनाएं होती है, डैम कहलाता है या बांध कहलाता है, बांध कहलाता है। यानी कहने का मतलब यह है कि नदी के प्रवाह हो गया, जैसे मान लीजिए नदियां हो गई, ठीक, नदियों के जो प्रवाह है, इस प्रवाह को हम क्या करते हैं, रोक कर, जैसे नदी पर इस प्रवाह को हम रोक कर संग्रहित करने की जो कृत्रिम प्रक्रिया होती है, संग्रहित करने के लिए, मान लीजिए संग्रहित करने के लिए कुछ बनाएंगे हम, कुछ बनाने का मतलब इस प्रकार से हम बना देते हैं। मान लीजिए डैम, यानी जो भी हम बनाते हैं रोकने के लिए, नदी के प्रवाह को रोकने के लिए जो हम बनाते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, डैम कहते हैं, डैम। ठीक, इतना बात समझ आ गया होगा। एक बार फिर से सरल शब्दों में समझ लेते हैं कि इसे क्या कहेंगे। जो जल रहे यानी पानी रहे, नदी रहे, नदी को, पानी को इकट्ठा करने के लिए जो हम बनाते हैं उसी को डैम कहते हैं। ठीक, अब इसी को परिभाषा को देख लीजिएगा। नदी के प्रवाह को रोककर जल को संग्रहित करने की कृत्रिम संरचना को, या कृत्रिम संरचना होती है, या कृत्रिम संरचना को बांध कहते हैं, को डैम या बांध कहते हैं। ठीक, समझ में आ गया होगा इतना आप लोगों को। अब चलते हैं इसी जो है कि डैम के बाद में हम अगला जो स्टेप है जो कि हम पढ़ेंगे। देखिए, मैं इसमें जो है कि इस वीडियो में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है बहुउद्देशीय योजना। यानी बहुउद्देशीय योजना की परियोजना के हिसाब से क्या क्या हुए देश में, क्या होता है, उसका क्या कहते हैं, जो कि कक्षा 10 के जियोग्राफी का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर में से एक है। यानी इसके टॉपिक जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि अक्सर पेपरों में पूछता है और हमेशा पूछता है, हर साल पूछता है। तो उससे समझने से पहले हमको नदी घाटी परियोजना जो है कि समझने से पहले हम जो है हम समझ लें कि डैम क्या होता है, उसका क्या उद्देश्य होता है। ये सब चीज़ें अगर हम समझ लेते हैं तो हमको आसानी होगी उसको समझने में। ठीक, तो फिर आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में हम। अब देखिएगा कि जो है कि नदी जो होती है यानी कि इस घाटी होती है, यानी बांध का क्या उद्देश्य होता है, इसकी कुछ उद्देश्य होते होंगे तो उसको समझ लें।
जाहिर सी बात है, जब हम कोई किसी भी नदी को यानी किसी भी जल को अगर हम एकत्रित करते हैं, डैम बनाते हैं, तो कोई फायदे के लिए बनाते होंगे, उसका कोई उद्देश्य होगा, उसके कुछ लाभ होते होंगे। तो उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं, तब समझ जाते हैं कि समझ गए होंगे इतनी बातों से कि जो है कि डैम का क्या उद्देश्य होता है, क्या पूर्ति होती है। इसमें मान लीजिए सिंचाई के लिए होता है, बिजली के लिए होता है, और यहाँ तक कि जो कि पानी पीने के लिए होता है। ये सब चीज़ें उसके उद्देश्य हैं, उद्देश्य की पूर्ति के लिए बनाए जाते हैं। तो चलते हैं हम आगे, अगला टॉपिक जो है हमारा बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आईएमपी में लगा दे रहा हूँ, यह बोर्ड के दृष्टि से भी और अपने आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक, इसलिए का जो है कि इस चैप्टर का यही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर में से एक है। यानी हमारा जो है जल संसाधन जो तीसरा चैप्टर है, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना से ज़्यादा प्रश्न पूछता है। तो इसे आप जो है कि आसानी से समझ सकते हैं, आसानी से समझेंगे हम। ठीक, उस परियोजना का हम उद्देश्य समझ लें पहले। इस जो कि नदी घाटी परियोजना होती है, इस परियोजना का हम उद्देश्य क्या है हमारा, इसका अगर हम उद्देश्य जान जाएंगे तो हमको इसके बारे में समझने में आसानी होगी। देखिए, इसको बनाया क्यों गया इसको भी समझ लीजिए। जाहिर सी बात है कि बहुउद्देशीय, बहुउद्देश्य, बहु मतलब बहुत सारे, समझिएगा, बहुत सारे जो हमारे उद्देश्यों की पूर्ति करता है वही बहुउद्देशीय योजना कहलाता है। और उसके अंतर्गत हमारे लिए क्या होगा, हमारे देखिए कृषि प्रधान देश है, तो अक्सर जो है कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा जो है कि कृषि से संबंधित रहेगी, यानी किसी सिंचाई के लिए रहेगी। डैम बनेगा यानी पानी एकत्रित हो रही है, तो कृषि प्रधान देश में उसको सिंचाई के लिए उसे कार्य दे देगा चीज़ों को। इसीलिए जो है कि बहुउद्देशीय यानी कि एक योजना ऐसी बनाई जाए जिसका हम बहुत उद्देश्य की पूर्ति कर लें, वही बहुउद्देशीय परियोजना कहलाती है। अब इसका उद्देश्य देख लेते हैं। उद्देश्य को हम निम्नलिखित तरीके से समझ सकते हैं, समझ जानते हैं। पहला अगर समझेंगे सबसे पहले, या पेपर इस प्रकार से आप लोग लिखिएगा, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के उद्देश्य निम्नलिखित हैं, अगर पेपर में पूछा तो। अब इसका उद्देश्य क्या है, जैसे मैंने पहले बताया, जिस प्रकार बांध का उद्देश्य होता है ठीक उसी प्रकार से होता है, बस थोड़ा सा बड़ा रहेगा। ठीक, क्या, बाढ़ का, जो कि बाढ़ पर नियंत्रण के साथ ही मिट्टी के कटाव को रोकता है। जैसे बाढ़ आता है उसको नियंत्रण भी रोकता है। लिखते चलें, बाढ़ के, या तो हम लेक्चर नहीं देखते तो सही रहेगा, बाढ़ पर नियंत्रण के लिए, बाढ़ के नियंत्रण के साथ ही, बाढ़ के नियंत्रण के साथ ही, बाढ़ के नियंत्रण के साथ ही, ठीक, साथ ही कटाव, बाढ़ के नियंत्रण के साथ ही कटाव को कम करने के लिए, समझते रहिएगा, समझते रहेंगे हम लोग, लिखने के बाद हम समझते रहेंगे ताकि और क्लियरिटी होती रहे। जैसे कि आपको पता है कि जो बहुउद्देशीय परियोजना घाटी सॉरी जो है कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना जो है, इस घाटी परियोजना का जो उद्देश्य है वो क्या है, बाढ़ पर नियंत्रण पाने के लिए। जाहिर सी बात है, जब हमारे पास जब बाढ़ आती है, अगर उसकी जो पानी होती है उसको एकत्रित नहीं होती है, जब हम पानी को यानी कि जो धारा होती है, वर्षा होती है, तो उसको एकत्रित नहीं हो पाती है, जब नहीं होती है तो बाढ़ ले आती है उसके आसपास रहने बसे हुए लोग। क्योंकि आपको पता है कि जो नदियाँ होती हैं उस नदियों पर ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में निवास करती है, जो कि मनुष्य की आवास होते हैं वह नदियों के किनारे ही होते हैं, क्योंकि उनकी सुविधाजनक होती है। क्योंकि जल का जो जीवन होता है, जल का जो महत्व होता है, उसके लिए बहुत महत्व है। जो जल संसाधन है, इनका भी बहुत ज़्यादा महत्व है। इसीलिए जो है कि इस प्रकार से रखते हैं। अब जब वो बाढ़ आएगा तो फिर बहुत सारे जब क्षति पहुंचाएगा, तो उसी को रोकने का उद्देश्य के लिए क्या करते हैं, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को हम लेकर आते हैं। इसलिए कह सकते हैं कि बाढ़ पर नियंत्रण के साथ ही कटाव को कम करने के लिए भी इसका उद्देश्य का पूर्ति होती है। और देखा जाए तो सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करने के लिए भी होती है। सिंचाई के लिए, सिंचाई के लिए
नहरों का निर्माण के लिए, ये सारे क्या है हमारे उद्देश्य हैं। इसका उद्देश्य, हम इसको क्यों बनाएं, इसका उद्देश्य क्या है, नदी घाटी परियोजना हम क्यों लागू किए, क्यों बनाए, तो इसीलिए करते हैं कि बाढ़ को नियंत्रण करने के लिए, सिंचाई के लिए। और तीसरा देखा जाए जो है हमारा जल शक्ति का उत्पादन करने के लिए। जल शक्ति का उत्पादन से संबंधित क्या है, सही समझ लीजिएगा, पहले लिख दें, जल शक्ति के उत्पादन के लिए। जल शक्ति के उत्पादन से संबंधित है कि जो जल की शक्ति है, उस शक्ति का हम सदुपयोग करके उसका हम और क्या उपयोग कर सकते हैं उससे संबंधित, जैसे कि बिजली बनाने से संबंधित, ये सब चीज़ों की जो है कि आपूर्ति हो जाए। ठीक। चौथा अगर देख लिया जाए तो चौथा है हमारा जल परिवहन के विकास के लिए। ये भी लिख लीजिएगा, जल परिवहन के विकास के लिए, जल परिवहन के विकास के लिए, विकास के लिए। ठीक, ये रहा चार। यानी कहने का मतलब बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना बहुत सारे चीजें हैं, लेकिन इस बात को आप समझ लीजिएगा कि देखिए, कहने का मतलब यह है, सीधा सा यह है कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना की उद्देश्य यही है कि हम इस एक योजना करने पर, एक परियोजना लागू करने पर हमें कई क्षेत्रों में या कई इलाकों में कई चीज़ों की हमकी पूर्ति कर दे, हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाए। इसीलिए बहुउद्देशीय है, इसका बहुत ही उद्देश्य है। इसमें क्या है कि नियंत्रण कर रहा है बांध का, उसके बाद में जो है कि सिंचाई के लिए भी उपयोग किया जा रहा है, यहाँ तक कि जो है कि जल परिवहन के लिए भी कार्य कर रहा है, यहाँ तक जल शक्ति से संबंधित कार्य कर रहा है, उसके आसपास के लोगों को भी कुछ न कुछ रोजगार देगा। नहीं, कहने का मतलब कि बहुउद्देशीय का मतलब कि बहुत सारे उद्देश्यों की जो पूर्ति कर ले वही बहुउद्देशीय परियोजना कहलाती है। ठीक, और भी हैं, जैसे मान लीजिए कि सस्ते बिल होगा, बिजली बिल हो गया, जैसे मान लीजिए जहाँ पे कुछ दूर होते हैं, जैसे मान लीजिए पास में रहते हो, यहाँ पे आपका पावर प्लांट जो है पास में रहते हैं, वहाँ पे जो है कि कुछ मात्रा में जो है कि देखने को कम मिलती है बिजली बिल, लेकिन उसी प्रकार का है सस्ती बिजली प्राप्त करने के औद्योगिक विकास के लिए इसका प्रयोग किया गया। सस्ते बिल के, इस पांचवा में लिख लीजिए, सस्ते सस्ते बिजली के लिए। ठीक, इसे अब आप लोग अपने से बनाकर भी लिख सकते हैं, मैं 4-5 को कर दिया हूँ ताकि आप लोगों को कुछ चीज़ें समझ में आ जाए। अगर बातों को समझ लेंगे, मेन चीज़ें जो हमारा बेस है, अगर उस चीज़ों को हम समझ लेंगे कि इस योजना का क्या मतलब होता है, तो आप जो है कि उसे हम 5 नहीं 10 नहीं 20 भी लिख सकते हैं। ठीक, तो 5 हो गया, आप 10 इसको इस प्रकार से बनाकर लिख लीजिएगा, जैसा लॉन्ग रहेगा तो उसे ज़्यादा करिएगा, शॉर्ट रहेगा तो उस प्रकार से कर लीजिएगा। अब हम आगे देखते हैं, इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। देखा जाए तो जैसे कि कुछ स्थानों पे ऐसा होता है जहाँ पर अकाल पड़ जाते हैं, जहाँ पे जो है कि सही क्रम सही मात्रा में जो है कि हमारी फसलें नहीं हो पाती हैं, जहाँ पे हमको जल की सुविधा नहीं हो पाती। इससे मैंने आप लोगों को जल जल संसाधन बताए थे कि विविधताओं में भी एकता, विविध जो हमारा देश है विविधताओं में वाली ये चीज़ें हैं, यानी अनेक राज्यों में अनेक प्रकार की जलवायु पाई जाती है, ये सब चीज़ें मैंने आप लोगों को बताया था। तो उसमें भी बताया था कि कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ पे उन संसाधनों की आपूर्ति है, कमी हमें देखने को मिल रही है। तो इसी कमी को दूर करने के लिए क्या है, यह बहुउद्देशीय परियोजना का उद्देश्य की पूर्ति होती है। कहने का मतलब है सीधा सरल भाषा में कि जहाँ पर हमारी जल की आवश्यकता नहीं है, वही उसके लिए भी हम कर सकते हैं। जैसे कि अकाल के समय जब सूखा पड़ जाता है, उस क्षेत्रों के के लिए भी इसका उपयोग कर सकते हैं। कैसे इसको हम बना सकते हैं, अकाल के क्षेत्रों में, अकाल के क्षेत्रों के समय या अकाल के क्षेत्रों के समय इस योजना से पूर्ति कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, जैसे नहरों द्वारा, समझ गए होंगे आप सेंस इसका,
कहने का मतलब जिस क्षेत्र में पानी नहीं पहुंच पाती, जिस प्रकार से नहीं हो पाती है सिंचाई के लिए, मान लीजिए फसलों के लिए ही सिंचाई के लिए नहीं हो पाती है, तो उसके लिए भी जो है कि हम इसका बहुउद्देशीय योजना का उद्देश्य है कि वहाँ पर यह जाकर हम क्या करें, सूखा जहाँ पड़े रहे, अकाल पड़ा रहे, वहाँ के क्षेत्रों को हम फिर से जो है कि हरा भरा कर सकें। किसके माध्यम से? नहरों के माध्यम से। यह भी क्या है, हमारा नदी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत ही आएगा। 7वां देख लिया जाए तो 7वां देखा जाए तो मान लीजिए शहर, जो कि शहर में लोग हैं, यानी शहरी लोगों के लिए भी पेयजल की व्यवस्था करना, ये भी जो है कि हमारा जो है कि इसी परियोजना से है, जो नदी घाटी परियोजना है उसी परियोजना के अंतर्गत आएगा। क्या? जैसे मान लीजिए शहरों में शुद्ध जल, जहाँ पे शुद्ध जल नहीं हो पाते हैं शहरों के लिए, शहरी शहरी लोगों के लिए शुद्ध पेयजल, ठीक, ये भी जो है बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत ही आएंगे, इसके उद्देश्य ही हैं। ठीक, 8वां अगर देखा जाए सॉरी, जो है कि वृक्षारोपण करके वनों का विस्तार करना, ये भी जो है हमारा नदी घाटी परियोजना से ही संबंधित है। वृक्षारोपण करके, वृक्षारोपण कर, बहुत गलती हो रही है, करके, वृक्षारोपण करके यानी कि वृक्षों को लगा करके वनों का विस्तार करते हैं। ये भी हमारा एक प्रकार का परियोजना के अंतर्गत है, वनों का विस्तार, वनों का विस्तार करके। ठीक, कहने का मतलब देखिए, इसमें भी देखिए कुछ न कुछ हमारे लिए लाभ ही दे रहा है। यानी देखिए इसमें एक चीजें सम्मिलित नहीं है, बहुत देश की पूर्ति हो रही है। अब देखिए वृक्षारोपण करके हमको वनों को फिर विस्तार कर रहे हैं, वनों को जो कि हमारे ज्यादा मात्रा में कट रहे हैं, जनसंख्या की वृद्धि होने की वजह से हम जो कि वनों की सिकुड़ती चली जा रही थी, उसको भी हम क्या करते हैं, पूर्ति कर रहे हैं, संतुलन बनाए रख रहे हैं प्रकृति को। इसीलिए जो है कि इस योजना के अंतर्गत हमारे बहुत सारी चीजें आते हैं। ठीक, अब बस कीजिए, अब इतना काफी है आप लोगों के लिए, आप लोग इसे बनाकर समझ सकते हैं, लिख सकते हैं। अब हम चलते हैं नदी घाटी परियोजना का महत्व, यानी नदी घाटी परियोजना का जो महत्व है, कितना महत्व है, आप इस चीजों के उद्देश्यों से ही इसका महत्व समझ चुके होंगे। जाहिर सी बात है, लेकिन मैं थोड़ा सा इसको लिखूंगा नहीं, मैं बस थोड़ा सा लेक्चर दे दूंगा आप लोगों को, ताकि समझ लीजिएगा क्या है क्या नहीं है। क्योंकि अगर आप लोग के पास शब्दकोश रहेंगे, सही ढंग से रहेंगे, तो आप लोग आसानी से लिख सकते हैं, इतना तो आशा करता हूँ, और बोर्ड में अच्छे नंबर भी प्राप्त कर सकते हैं। यह जब योजना लागू हो रही थी तो उस समय जो है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, जैसे मान लीजिए कोई परियोजना लागू हो रही थी, हमारे जब देश जो है आज़ाद हो गया था 1947 में, तब बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली थी, यानी कि हम अपने देश का डेवलपमेंट किस प्रकार से करें, क्योंकि न हमारे पास अच्छे साधन थे, न कुछ थे। अंग्रेजों के द्वारा जब अंग्रेज छोड़ रहे थे, तो उसमें तो सबसे बड़ी चुनौती यह आई थी कि अब हम अपने देश को कैसे उसकी जो है कि विकास कर सके देश का। तो इसीलिए जो है कि इसे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जी रहते हैं, वो जो है कि यह सब योजनाएं लेकर आते हैं, जिससे कि हमारा जो है कि सही तरीके से विकास हो के सर्वांगीण विकास हो सके। अगर आपको ऐसे ही पॉलिटिकल साइंस के अगर संबंधित जानकारी लेना होगा शॉर्ट में, तो जो मेरा चैनल है एजे विश्वा करके, एजे विश्वा शॉर्ट्स, उसे जाकर आप सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। उसमें चीज़ें आपको लोगों को आसानी से मिल जाएगी। आप चाह सक करने के लिए एजे विश्वा, इसमें आपको 60 चीज़ें देखने को मिलेगी, 60 शॉर्ट वीडियो के लिए, जिसे आप जो है कि आसानी से समझ सकते हैं। पॉलिटिक्स हो गया या अवेयरनेस चीज़ों की हो गई, आप लोग को जानकारी मिल सकती है। ठीक, चलिए टॉपिक को आगे बढ़ते हैं, ये सब फालतू काम है। ठीक, आप अगर जानकारी लेना होगा तो उसमें कर सकते हैं, लेकिन हमारा जो मेन उद्देश्य है, उद्देश्य की पूर्ति करते हैं, जो कि हमको कक्षा 10 का क्लास जो 10 है, जियोग्राफी पार्ट 3, यानी पाठ जो अध्याय 3 है, जल संसाधन से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं, हमको कोई भी छूट कर नहीं जाना चाहिए बोर्ड में, वो हमारा टारगेट है। ठीक,
तो आगे बढ़ते हैं। बहुउद्देशीय जो कि नदी घाटी परियोजना का उद्देश्य की बात कर तो हो गया। अब जाते हैं इसके महत्व। महत्व को समझने से पहले हम उद्देश्यों को समझ चुके होंगे, इतना समझ रहे हैं तो जाहिर सी बात है इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं। यह जो है देखिए, नदी घाटी परियोजना जो है कि बहुत बड़ी यानी सबसे बड़ा स्तंभ मानी जाती है भारत की, या किसी भी योजना के लेकर या किसी भी देश लेकर यह जो योजनाएं होती हैं यह बहुत बड़ी योजनाएं देखने को मिलती हैं, यानी कि सबसे बड़ा स्तंभ है। इसे क्या कह सकते हैं, सबसे बड़ा स्तंभ, सबसे बड़ा स्तंभ, स्तंभ। ये क्या है, सबसे बड़ा स्तंभ है नदी घाटी परियोजना। तो इससे संबंधित अगर इसका महत्व देख लेते हैं तो नदियों पर बांध बनाकर जब जल का उत्पादन होता है, यानी जब नदियों का जब बांध बनाकर नदियों पर जो बांध बनाते हैं तो जल का क्या होता है, एकत्रित होती है, उससे हम विद्युत बना सकते हैं, विद्युत का उत्पादन हो सकता है। यहाँ तक कि ऊर्जा को स्वच्छ तरीके से होगा, धुआं रहित रहेगा, वातावरण को नुकसान नहीं पहुंचेगा, प्रदूषण मुक्त रहेगा। ये सब जो है कि नदी घाटी परियोजना का अंतर्गत इसका महत्व है। पहला क्या है, इसको हम थोड़ी सी किताबी भाषा में देख लेते हैं। नदियों का बांध बनाकर जल विद्युत का उत्पादन होता है, यह ऊर्जा का स्वच्छ धुआं रहित प्रदूषण मुक्त करता है या मुक्त का साधन है। ये जो है कि हमारा पहला महत्व हो गया। इस प्रकार से दो चार महत्व हम देख लेंगे। अगला देख लेते हैं जो कि हमारा अगर दूसरा का समझ लेते हैं इसी का महत्व का, यानी नदी घाटी परियोजना का महत्व हमारा चल रहा था। ठीक, इसका क्या महत्व है तो दूसरा देखते हैं। सबसे पहले देखिए, सबसे बड़ा स्तंभ होता है, जो आपको पता है किसी भी आर्थिक राजनीति के लिए और किसी देश की सामाजिक स्थितियों के लिए और क्या कहते हैं आर्थिक स्थितियों के लिए जो कि परियोजनाएं होती हैं सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट भूमिका निभाती हैं, इसलिए सबसे बड़ा स्तंभ मानते हैं। अगला देख लें इसके महत्व में, बांध बनाते हैं, जब हम बांध बनाएंगे तो जल को तीव्रता को क्या करेंगे, रोकेंगे, जिससे कि कटाव होगा वो कम होगा, यानी कि बहाव कम होगा, बाढ़ कम आएगा, इस चीज़ों को देखने को मिलेगा, यानी मिट्टी का संरक्षण कर सकते हैं। इसका महत्व क्या हमें देखने को मिलेगा, बांध बनाते हैं, जब बांध बनाकर जल की तीव्रता को रोकते हैं। इसे थोड़ा सा लिखते चलेंगे तो आप लोगों को भी सही रहेगा, क्योंकि बातें जो है कि अगर सुनने के साथ साथ अगर आप देखते भी रहेंगे तो आपका जो याद करने की क्षमता होगी ज़्यादा होगा। जैसे कि दूसरा हम देख लेते हैं महत्व को, तो बांध बनाकर बांध बनाकर जल की तीव्रता, तेजी को जो है बोलते हैं तीव्रता, जल की तीव्रता यानी ज्यादा मात्रा जो तेजी से आता रहे, ठीक, उसको क्या करते हैं, रोक लगाते हैं, अवरोध करते हैं, रोक कर मिट्टी का संरक्षण करते हैं। कैसे करते हैं, देखिए, जब हमारे ज़्यादा तेज़ी से जब तीव्रता से जो है कि तीव्रता से, यानी कहने का मतलब तेज़ी से जब बांध जो होता है, जैसे मान लीजिए नदी होगी, अगर हम नदी नहीं बनाते हैं, बांध बनाकर, बांध मतलब नदी से, जैसे मान लीजिए यहाँ से अगर हमारी नदी जो निकल रही है, पहाड़ों से अगर हमारी नदियाँ जो निकल रही है यहाँ से, मान लीजिए इस प्रकार से नदियाँ आ रही हैं, ठीक, यहाँ जब तेज़ी से आ रही हो यहाँ से पानी, यानी जल जो है कि नदी है, तो यहाँ से जो अगर हम इसी को अगर हम नहीं रोकेंगे तो यहाँ की मिट्टी कहीं ना कहीं कटेगी, एकत्रित होगी, जब बहती रहेगी। अगर यहीं पर डैम बना देंगे तो यहाँ पानी जाएगा, फिर एकत्रित क्या हो जाएगा, एकत्रित पानी हो जाएगी। और जो इससे जब जो आसपास के जो क्षेत्र हैं जो कि हमारे पास देखने को मिलते हैं, बाढ़ की स्थिति भी नहीं आएगी, यानी इसका यह महत्व है नदी घाटी परियोजना का। ठीक, ये हो गया। तीसरा भी देख लेते हैं। तीसरा हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि नदियों का जो बांध बनाकर नहरें निकालते हैं, उससे जो है कि वर्षा जहाँ पे नहीं होती है वहाँ पे हम क्या करते हैं, उस वहाँ को पानी ले जाते हैं और वहाँ की फसलों के लिए भी लाभदायक हो जाता है, सिंचाई के लिए काम हो जाता है। इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, नदियों के जल को नहरों के द्वारा जहाँ वर्षा नहीं होती
वहाँ सिंचाई के सिंचाई सिंचाई करने के महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण होता है। ठीक, समझ लीजिएगा, सेंस समझिएगा केवल कि क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है, उसके बाद आप आसानी से लिख लेंगे, समझ लेंगे। क्योंकि अब कक्षा 10 में है तो आप लोग रटने का काम नहीं कर सकते हैं, केवल समझ सकते हैं। समझ आएंगे तो आप आसानी से उसे लिख सकते हैं परीक्षा के कॉपियों में। ठीक, अब देखिए यह इसका हम महत्व को समझ रहे थे। अब चलिए इसी को हम आगे बढ़ाते हैं। अब समझते हैं प्रबंध, जल प्रबंध। जल प्रबंध को समझने से पहले हम समझें कि ये प्रबंध होता क्या है। हो बिना प्रबंध को समझे हम जल प्रबंध को समझना थोड़ा मुश्किल है। कुछ मेरी आवाज़ जो है कि वाइस जो है कि आपको क्लैरिटी नहीं आ रही, क्योंकि थोड़ा सा मुंह में कुछ प्रॉब्लम हो गया है। उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं पहले ही, इस बात को समझिएगा आप लोग। इसलिए हम आज क्लास नहीं लेने वाले थे, लेकिन सोचें कि अभी से तैयारी चलती रहेगी तो बोर्ड के लिए सही रहेगी। क्योंकि जो मेरा बोर्ड का तैयारी है, अगर शुरू से अगर नहीं सही ढंग से करेंगे तो हमें जो है कि काफ़ी नुकसान देखने को मिल सकता है। क्योंकि एकाएक आप लोगों के सिर पे अगर मान लीजिए अगर 100 केजी का यानी 1 कुंटल का अगर भार दिया जाएगा तो आप जो है कि उसे नहीं कर सकेंगे। लेकिन अगर वही आपका स्ट्रेंथ धीरे धीरे बढ़ाने के लिए अगर धीरे धीरे वेट बढ़ता रहा और प्रतिदिन करते रहें, कंटिन्यूटी होती रहे, तो आप एक बार जो है कि 1 केजी यानी 1 कुंटल जो है कि उठा सकते हैं। चलिए, वैसे ज़्यादा बोल नहीं पा रहे हैं, मेन टॉपिक पर ही बात करेंगे तो बेटर रहेगा। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो कि आप लोग नहीं समझते, इसको भी समझने का भी प्रयास करिएगा। क्योंकि हम धीरे धीरे अगर पढ़ते रहेंगे तो सही रहेगा। अगर आप कंटिन्यूटी अगर चैनल पे बने हैं, अगर बने रहते हैं तो मैं आशा करता हूँ कि आपका जो कक्षा 10 का है यूपी बोर्ड का, वो आसानी से क्लियर कर सकते हैं बहुत अच्छे नंबर से। क्योंकि मैं देखिए वही बातें समझाता हूँ जो कि आपके सिलेबस में रहें, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहे परीक्षा की दृष्टि से। ज्ञान तो लेने के लिए बहुत कुछ है। ज्ञान अगर देखा जाए तो एक जंगल है, अगर जंगल में जाते हैं और डायरेक्शन हमारे पास नहीं रहेगा तो हम जंगल में भटक जाएंगे। सीखने के लिए बहुत कुछ है, इसीलिए जो है कि हम वही सीखें जो कि हमारे लिए अभी फ़िलहाल लाभदायक है। आप जो है कि बुक लिए पढ़िए, अपने ज्ञान में वृद्धि करिए, अच्छी बात है। क्योंकि ज्ञान आपका जो है कि बढ़ेगा तो ठीक ही रहेगा। चलिए टॉपिक वापस आते हैं, फालतू बात नहीं। तो आते हैं जल प्रबंध। ठीक, जल प्रबंध। उससे पहले हम जो है कि प्रबंध को समझना जरूरी है कि जल प्रबंध है क्या। उससे पहले हम जल को समझ, जल प्रबंध, जल प्रबंधन या प्रबंध, ठीक, प्रबंधन कर दें अच्छा रहेगा। जल प्रबंध, जल के साथ क्या होता है, जल प्रबंध। जल को हमको प्रबंध करना है, सही ढंग से प्रयोग करना है। जैसे मान लीजिए अगर गिलास में क्या है, अगर डैम नहीं बनाएंगे, बारिश हुआ, एकत्रित हुई पानी यानी जल जो है एकत्रित हुई, उसके बाद फिर नीचे बह गया, कहीं तो निकल गया, कोई मतलब नहीं निकला। ठीक, मानते हैं कि जो कि धीरे धीरे जाकर हम सार्वभौमिक यानी कि भूमिगत जल में परिवर्तित हो जाएगा, तो कि ठीक है, बाद में हमको रिसाइकिल कर सकते हैं, उसका यूज कर सकते हैं। लेकिन उसको हमको फिर ज़्यादा मात्रा में करना पड़ेगा। इसलिए क्या करें, उसका प्रबंध करें। उसको प्रबंध करने के लिए क्या, उसको डैम बना देते हैं। उसका हम प्रयोग जब मन करे तब वहाँ ले जाते हैं, नहरों की माध्यम से हो जाते हैं। हमारी बहुउद्देशीय परियोजना का लाभ हो जाता है। इसीलिए जो है कि इसका बहुत महत्व होता है। ठीक, जल प्रबंध समझ चुके होंगे इतनी बातों से। इसको हम सही ढंग से लिख देते हैं। जल प्रबंध क्या होता है, जल प्रबंध या जल संसाधन का उचित प्रयोग करके वितरण करने की प्रक्रिया को जल प्रबंध कहते हैं। क्या, जल संसाधन, जल संसाधन, जल संसाधन, जल संसाधन का उचित प्रबंध, का उचित प्रबंध प्रबंध करके, जल संसाधन का उचित प्रबंध करके वितरण, जल संसाधन का उचित प्रबंध करके प्रयोग करने के लिए, प्रबंध करके प्रयोग करने के लिए, करने के लिए
वितरण करना, वितरण जल संसाधन का उचित प्रबंध करके प्रयोग करने के लिए प्रबंध करके प्रयोग करने के लिए वितरण करने की प्रक्रिया को, वितरण करने की प्रक्रिया को जल संसाधन जल प्रबंधन कहलाता है। जल प्रबंधन कहलाता पर या दूसरे सरल भाषा में इस प्रकार से लिख सकते हैं, सरल भाषा में, सरल शब्दों में क्या वही रहेगा, बस थोड़ा सा परिवर्तन करके जल संसाधनों का प्रयोग करने, जल संसाधनों का प्रयोग करके वितरण की प्रक्रिया को, प्रयोग करके वितरण की प्रक्रिया को जल प्रबंधन कहलाता है, प्रबंधन लाता है या कहते हैं। ठीक, इसमें थोड़ा सा गलत हो गया था। जल संसाधनों का उचित प्रबंध करके प्रयोग करने के वितरण को, यानी प्रयोग करने की प्रक्रिया कर दीजिएगा, वितरण गायब कर दीजिए। प्रयोग करने की प्रक्रिया को जल संसाधन कहलाता है। ठीक, अगर इस प्रकार से नहीं समझा तो इस प्रकार समझिएगा, जल संसाधनों का प्रयोग करके, यानी जो जल के संसाधन है उसका प्रयोग करके वितरण करने की प्रक्रिया को। इसमें दोनों सही है, यानी कहने का मतलब यह है कि हमारा जो जल संसाधन है, जल प्रबंधन है, वो जल संसाधन को हम सही तरह के तरीके से प्रयोग कर जो हम वितरण करें, वितरण करने की प्रक्रिया मतलब नहरों के द्वारा यहाँ से वहां ले जाएं, उसे क्या कहते हैं, जल प्रबंधन कहलाता है। ठीक, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। देखिए, यह बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, भारत की प्रमुख नदी घाटी परियोजना। तो यह इम्पोर्टेंट, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सबसे पहला है दामोदर घाटी परियोजना। दामोदर घाटी परियोजना जो है कि इसकी स्थापना कब हुई थी, यानी देखा जाए स्थापना तो नदी घाटी जो परियोजना है यह 18 फरवरी 1948 में क्या हुई थी, बनना स्टार्ट हुई थी, प्रारंभ हुआ था, बना था। स्थापना क्या हुआ था है 18 फरवरी 1948। ठीक, 18 फरवरी 1948 को होता है स्थापना, इसकी होती है नदी घाटी परियोजना की। और इसका जो स्थान होता है, इसको भी समझ लेते हैं स्थान। यह स्थान है कहाँ, नदी घाटी परियोजना किस पे बना है, इसका स्थान कहाँ है। तो नदी घाटी परियोजना का जो स्थान है वो जो है कि सबसे बड़ा मात्रा में विश्व की दूसरी सबसे बड़ी परियोजनाओं में से एक है। इसका स्थान जो है कि विश्व की सबसे बड़ी परियोजनाओं में से एक है, विश्व की दूसरी सबसे बड़ी। इसे देखिए स्थान जो कि क्या स्थान रखता है, तो विश्व की विश्व की दूसरी सबसे बड़ी परियोजना है। ठीक, ये समझ लीजिएगा। एक जो कौन सा है बात कर रहे हैं हम, दामोदर घाटी परियोजना। इसकी स्थापना कब होती है, 18 फरवरी 1948 को। अब जो कि इसका स्थान क्या रखता है, तो विश्व का सबसे बड़ा परियोजना में से एक है। ठीक, विश्व का दूसरा जो है कि परियोजना में से एक है। तो है कि दामोदर घाटी परियोजना को बनाने में खर्च कितना लगा,
ठीक, मैं इस प्रकार से बता दे रहा हूँ, फिर किस प्रकार से लिखना है, किस प्रकार से बोर्ड में विवरण में लिखना है, इसके बारे में बताएंगे। खर्च देखा जाए तो इसको बनाने में नदी घाटी परियोजना को खर्च लगा था 110 करोड़ रुपया, करोड़ रुपया। ठीक, किसको बनाने में? नदी घाटी परियोजना को बनाने में, दामोदर घाटी परियोजना। ठीक, इसे भी समझते रहिएगा आप लोग। और अगर इसके उद्देश्य की बात करते हैं कि जैसे कि आपको पता है कि नदी घाटी परियोजना का कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है, इसलिए दामोदर घाटी परियोजना का भी उद्देश्य है। उद्देश्य क्या है? जो हमारा उद्देश्य है वह है बाढ़ नियंत्रण जल, जैसे मान लीजिए बाढ़ पर नियंत्रण करना, बाढ़ नियंत्रण, ठीक, बाढ़ नियंत्रण, बहुत गलत हो रही है आज, बाढ़ नियंत्रण को करना। उसके बाद हमारा है जल विद्युत बनाना, यानी मेगावाट की बात करें, जो कि हाँ इसमें याद रखिएगा जल विद्युत, जो हमारा ये जो है कि परियोजना है दामोदर घाटी परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना जो है 1200 मेगावाट का विद्युत बनाता है। कितना? 1200 मेगावाट का, सॉरी 12,000 मेगावाट का, 12,000 मेगावाट का क्या करता है? विद्युत बनाता है, जल विद्युत बनाता है, इतना 12,000 मेगावाट। ठीक, इसे समझिएगा। अब जो है कि यह करीब 18 लाख, जो है कि 18 लाख खेत की सिंचाई भी करता है। क्या? 18 लाख सिंचाई। ठीक, इतना ही समझ लीजिएगा। अब देखिए, जो मैंने मेन चीजें थी उसको लिखवा दिया। अब जो है कि इसको बोर्ड के एग्जाम में किस प्रकार से लिखना, अगर आ गया ना दामोदर घाटी परियोजना के बारे में लिखिए, मान लीजिए केवल आ गया आपका दामोदर घाटी परियोजना के बारे में आपको लिखने के लिए अगर आ गया तो इसको किस प्रकार से लिखते हैं इसको समझिएगा। सबसे पहले लिखिएगा दामोदर घाटी परियोजना जो है कि 18 फरवरी 1948 में स्थापना होती है, और इसका जो विश्व में दूसरी सबसे बड़ी परियोजना में से एक है। इसको बनाने में 110 करोड़ रुपया लगा, और इसका उद्देश्य है यानी नदी घाटी दामोदर घाटी परियोजना का उद्देश्य जो है कि बाढ़ को नियंत्रण करना, जल विद्युत बनाना, जो कि दामोदर घाटी परियोजना में 12,000 मेगावाट का विद्युत बनता है, जिससे कि वहाँ के आसपास और चीज़ें होती हैं। और प्लस लिखिएगा और जो है इस परियोजना के हिसाब से यानी नदी दामोदर घाटी परियोजना के हिसाब से 18 लाख से ज़्यादा क्या होती है, खेत की सिंचाई के लिए कार्यरत होता है। इसके इतने भी क्या है, ये होता है। और फिर उसके आगे अब जो है कि इसके आगे जो है कि सहायक नदियां भी देख लिया जाए कि सहायक नदी किसकी किसकी सहायक नदी है। जो इतना सब चीज़ें लिख लेंगे तो हमको आसानी से हमको विस्तृत कर सकते हैं। सहायक नदी, सहायक नदी, ठीक, उसी में ऐड कर देंगे। जितना मैं बताया हूँ कि 18 लाख सिंचाइयाँ होती है, उसके आगे हम ऐड कर सकते हैं। सहायक नदी में क्या है? कोनार हो गया, कोनार, ठीक, नाम याद रखिएगा क्योंकि अगर नाम अच्छे से रहेगा तो आप लोग को आसानी से कर सकते हैं। मैथाल हो गया, मैथान, ठीक, और उसके बाद हो गया तिलया, तिलया, ठीक, याद रखिएगा कोनार, मैथाल, तिलया, और जो है कि पंचहित, पंचहित, ठीक, आदि जो है किसकी सहायक नदियां हैं, आदि। ठीक, इतना समझ लीजिएगा। अगर देखा जाए तो इतना हो गया। अब लिखिएगा नहरें, नहरें, इसका दामोदर घाटी परियोजना की जो नहरें हैं वह जो है 25,000 सॉरी 2500 यानी 2,500 किलोमीटर लंबी दो नहरें निकली हैं। 2500 किलोमीटर, ठीक, किलोमीटर लंबी, इतना समझ में आ रहा है? लंबी दो नहरें निकली हैं, दो नहरें निकली हैं, नहरें हैं, जाहिर सी बात अगर हैं तो निकलेगी ही। अब जो है
इतना हो गया, इतनी मेन चीजें हो गई। अब इसको हम बड़ा किस प्रकार से करेंगे उसे भी समझ लीजिएगा। दामोदर घाटी परियोजना को स्थापना 18 फरवरी 1948 को हुआ तथा इसको बनाने में 110 करोड़ रुपया लगे। यह विश्व की सबसे बड़ी परियोजना में से एक है और इसका जो उद्देश्य है बाढ़ को नियंत्रण करना, विद्युत जल विद्युत बनाना, जो कि इस परियोजना में 12,000 मेगावाट की विद्युत बनती है और इस परियोजना से 18 लाख से अधिक जो है कि सिंचाई की जाती है। इस परियोजना के यानी कि दामोदर घाटी परियोजना के जो है दामोदर घाटी परियोजना के सहायक नदी कुनार, मैथाल, तिलैया, पंचहित आदि हैं और इसमें से दो यानी इस परियोजना से दो नहरें निकली हैं जो कि 2500 किलोमीटर लंबी, या इस प्रकार लिखिएगा तो 2500 किलोमीटर लंबी दो नहरें निकली हैं जिसको कि सिंचाई के लिए एक प्रमुख साधन बनती है। यह हो गया हमारा क्या, दामोदर घाटी परियोजना। इतना बड़ा आप लिख लेंगे तो पक्का है कि आपका लॉन्ग हो चाहे शॉर्ट हो सब कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, अब दूसरा हम परियोजना देख लेते हैं। अगर इसे आप और विस्तृत जानकारी चाहते हैं तो जो है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं हर एक का प्रॉपर जो है कि एक वीडियो लेके चला आऊँगा जिससे कि आप लोग को आसानी से समझ में आ जाए। दूसरा देखते हैं भांगड़ा नांगल बांध परियोजना। ठीक, आज ज़्यादा बोलने की कोशिश नहीं करें क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा प्रॉब्लम है, सही से शब्द भी नहीं निकल पा रहे हैं, उसकी वजह से और चीज़ें गलत हो रही है, इसीलिए शॉर्ट में समझाने का प्रयास कर रहा हूँ ताकि अगर इसे आप लोग इस प्रकार से मैं नोट्स को अगर आप लोग बना लेंगे तो आपको और लंबा लिखने में कोई दिक्कत नहीं, यानी लॉन्ग आंसर लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरी देख लेते हैं क्या हमारा है, भांगड़ नांगल परियोजना। ठीक, भाखड़ा नांगल परियोजना, सॉरी, भाखड़ा नांगल भाखड़ा ना भाखड़ा नांगल नांगल परियोजना। नांगल परियोजना, भाखड़ा नांगल परियोजना। ठीक, अब इस परियोजना का भी उसी प्रकार से हम समझेंगे। स्थान यह कहाँ है, स्थान। ठीक, यह विश्व की लेवल की बात नहीं है, स्थान का मतलब किस जगह पे है, प्लेस। ठीक, स्थान, स्थान को अगर देखा जाए तो जो कि भाखड़ा नांगल परियोजना जो है कि यह स्थान पंजाब के जिले जो हैं, पंजाब के रोपड़ जिले में, पंजाब के, मैं पहले लिख दे रहा हूँ उसके बाद समझा देंगे, पंजाब के रोपड़ जिले जिले में। ठीक, दूसरा देख लेते हैं क्या है हमारा जो इसकी सहायक नदियाँ। ठीक, सहायक नदियाँ या किस नदी पर है, सहायक नदियाँ, सहायक नदी। ठीक, सहायक नदी का देखा जाए तो सतलज नदी पर बना है यह, सतलज। ठीक, सतलज नदी पर भाखड़ा नांगल बांध बना है। इसकी विशेषता की बात की जाए तो भारत का सबसे बड़ा परियोजना है। क्या है विशेषता, देखा जाए विशेषता, विशेषताएं की बात की जाए तो भारत का सबसे बड़ा परियोजना है। ठीक, भारत का सबसे बड़ा परियोजना है और विश्व का दूसरा, ये भी याद रखिएगा, विश्व का दूसरा, भारत का पहला और विश्व का दूसरा, विश्व का दूसरा। ठीक, अब आते हैं इसकी विशेषता हो गई। इसकी देख लिया जाए कि उसकी बांध की ऊंचाई कितनी है। अगर हम भाखड़ा नांगल बांध परियोजना की जो कि ऊंचाई देखा जाए, ऊंचाई कितना ऊंचा है
तो यह ऊंचाई 226 मीटर है, 226 मीटर। ठीक। और इसकी जो इस नदी पर जो है कि लंबाई, इसको नदी की तल पे बता रहा है, नदी के तल पे जो लंबाई है वो है आपका 338 मीटर। यह मीटर की बात का है इसकी जो है कि लंबाई। ठीक। फैलाव की बात किया जाए तो यह 90 किलोमीटर लंबा है, फैलाव की दृष्टि से देखा जाए, फैलाव में देखा जाए तो कितना है हमारा 90 किलोमीटर। ठीक, 90 किलोमीटर, यानी इसकी जो फैलाव है, जो कि फैला हुआ है 90 किलोमीटर तक क्या है इसका फैला है। अगर उसी की लंबाई भी देखी जाए तो इसकी कह सकते हो 167.35 ठीक मीटर। ठीक, इतना समझ में आया। अब इसके क्षेत्र की फैलाव इतनी मात्रा में है, अगर देखा जाए इसकी सिंचाई कितना कर सकता है यह सिंचाई, तो इसके जो है कि 27 लाख हेक्टेयर, 27 लाख हेक्टेयर ठीक भूमि की सिंचाई करता है। इतना हो गया। अब इसके बाद देखा जाए कि नहरें देख लिया जाए कि नहर जो है जो नहरें देखा जाए कि नहर जो है कि कैसे कितना किलोमीटर लंबी है, तो नहर केवल देखा जाए नहर तो यह 11,000 ठीक 1100 किलोमीटर। नहर जो है 1100 किलोमीटर क्या है लंबी है। ठीक, किसकी बात हो रही है, भाखड़ नांगल पार परियोजना, सॉरी भाखड़ नांगल परियोजना की। ठीक, अब इसका जो है कि अगर हम स्थान की बात करें जो कि लाभ पहुंचाता है सबसे ज़्यादा ही मात्रा में, लाभ का स्थान की बात करें, ठीक इसमें थोड़ा सा ज़्यादा ले लेते हैं लाभ के स्थान में। तो लाभ के स्थान में हमारा राजस्थान हो गया, दिल्ली हो गया, हरियाणा हो गया, राजस्थान दिल्ली हो गया, पंजाब हो गया, उस प्रांतों में क्या है इसको लाभ पहुंचाते हैं। ठीक, पर राजस्थान हो गया, दिल्ली हो गया, पंजाब हो गया, तो पंजाब है तो हरियाणा भी ले लिया जाए, पास में ही है हरियाणा। ठीक, ये सब जो है कि लाभ के स्थान है, यानी इस भाखड़ा नांगल परियोजना का जो लाभ वाले स्थान है राजस्थान, दिल्ली, पंजाब और हरियाणा है। ठीक, इतना समझ लीजिए। लाभ किस प्रकार से होता है, विद्युत क्षेत्र से लेके होता है, विद्युत संबंधित। ठीक, विद्युत संबंधित भी होता है, सिंचाई संबंधित भी होता है, सिंचाई। ठीक, इतना समझिएगा। अब देखते हैं इसको हम लिखेंगे कैसे। तो सबसे पहले देखिए हमारा सब कुछ बन गया है, इसी मैटर से हम बड़ा मैटर कैसे बनाएंगे इसको। भाखड़ा नांगल परियोजना जो है इसका स्थान पंजाब के रोपड़ जिले में है, तथा यह जो इसकी सहायक नदियां सतलज नदी पर नदी के किनारे बनी है, और यह जो है भारत का सबसे बड़ा परियोजना है और विश्व का दूसरा। भाखड़ा नांगल परियोजना की ऊंचाई 226 मीटर तथा जो कि इसकी चौड़ाई 338 मीटर है, तथा इस भाखड़ नांगल परियोजना का जो कि फैलाव है 90 किलोमीटर है। इससे जो है कि भाखड़ नांगल परियोजना से 27 लाख हेक्टेयर जो है भूमि की सिंचाई होती है, और इसमें इसके जो नहर हैं 1100 किलोमीटर लंबी है। भाखड़ नांगल परियोजना से राजस्थान, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और बस इतना, हाँ राजस्थान, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा क्षेत्रों में इससे लाभ प्राप्त होता है, जो कि विद्युत क्षेत्र से सिंचाई के क्षेत्र में। इतना हो गया। अब इसे नोट्स में लिख लीजिएगा, इसे लंबा बना लीजिएगा। हीराकुंड परियोजना, इसे समझ लीजिएगा। तीसरा जो है हमारा हीरा कुंड परियोजना। ठीक, हीराकुंड परियोजना अगर इसका देखा जाए तो यह उड़ीसा राज्य की महत्वपूर्ण नदी घाटी परियोजना है। यह क्या है, इसको भी लिख लिया जाए। यह उड़ीसा की महत्वपूर्ण परियोजना है। नदी घाटी या परियोजना डाल लिखिएगा, परियोजना है।
ठीक, हमें केवल निष्कर्ष समझ रहे हैं, उसके बाद हम विस्तार कर लेंगे। अब देखा जाए तो यह जो है कि महानदी पर बना हुआ है। देखिएगा, नदी, सहायक नदी या नदियाँ, नदी, नदी लिखा जाए, सहायक नदी या बने नदी लिखिएगा, किस पे बना है? हमारी महानदी पर, महानदी पर बना। ठीक, इतना हो गया। अब देखा जाए, इस जो है कि यह विश्व का सबसे लंबा, विश्व का लंबा बांध है। विशेषता क्या है इसकी? विशेषता, विश्व की लंबी बांध, ठीक। इसकी विशेषता होगी किसका? हीराकुंड परियोजना का। अगर देखा जाए तो इसकी ऊंचाई, हेडिंग बनाने, ऊंचाई जो है 60 मीटर, 60 मीटर, ठीक। इसकी ऊंचाई 60 मीटर है। लंबाई की बात किया जाए, लंबाई, तो जो लंबाई है वह 4801 मीटर है। इतना समझ में आया आपको? इसकी थोड़ा पुष्टि कर लेते हैं, क्योंकि जहाँ तक मुझे लग रहा है कि इस परियोजना की जो लंबाई है वह लंबाई नहीं, ठीक ठीक सही है, 4801 मीटर, ठीक, 4801 मीटर है इसकी, किसकी लंबाई? हीराकुंड परियोजना की लंबाई। हाँ, बहुत ज़्यादा हो रहा है लगता है। अब इसके बाद में अगर दूसरा देखते हैं, हमारा जो है कि यह 800, यानी कि कहने का मतलब 810 करोड़ घन, 810 करोड़ घन इसका जो क्षेत्र है, इसके जो कि जल को रखने का क्षेत्र है, 810 करोड़ घन क्षेत्रफल, घन जल संचित करने का, यानी कि जल संचित करने का, संचित रखने का, संचित रखने का, ठीक। इतना हमारा जो है कि हीराकुंड बांध जो है कि जल को संचित कर लेता है। अगर देखा जाए इसकी निकाली नहरें, इससे जो निकली नहरें हैं, नहरें की बात किया जाए तो जो है इसमें रगद, शेषम, संभलपुर, यहाँ से जो है कि नहरें निकली हैं। अब विद्युत की बात की जाए तो रगद लिखिएगा, इसकी जो नहर की बात है तो है बरग, जहाँ से स्थान पे निकली है। नहरें की बात करें तो शेषम से निकली है, शेषम, ठीक, और संभलपुर से निकला है। ये सब चीज़ें से नहरें निकली हैं इसकी। अगर इसका विद्युत की बात करें तो कितना मेगावाट का विद्युत बनता है, तो इसको जो है कि हमारा 307 मेगावाट का, 307.5 मेगावाट विद्युत बनता है, ठीक। इतना ही रहा। और ये भी जानते रहिएगा, नोटेड पॉइंट में इसको यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, नोटेड पॉइंट में, जो उड़ीसा राज्य में हीराकुंड परियोजना है, यह जो है कि वहाँ के लोग इसे जो है कि तीर्थ कहकर पुकारते हैं। तीर्थ, नया तीर्थ, क्या कहते हैं? नया तीर्थ, नया तीर्थ कह के पुकारते हैं। नया तीर्थ कहकर पुकारते हैं, कहाँ? उड़ीसा के लोग, उड़ीसा के लोग, ठीक। ये समझिएगा। हीराकुंड परियोजना को अगर हम विस्तृत किया जाए तो यह उड़ीसा का महत्वपूर्ण परियोजना है। यह महानदी के किनारे बना है और इसकी विशेषता विश्व की सबसे लंबी बांध है, यानी कि विश्व की, और यह हीराकुंड बांध विश्व की सबसे लंबी बांध है। इसकी ऊंचाई 60 मीटर तथा लंबाई 4801 मीटर है। यह इसका जो जल को रखने का स्थान 810 करोड़ घन है। इसमें से जो नहरें हैं सेसम और संभलपुर से होते हुए जाती हैं, और इसका देखा जाए तो इसका जो विद्युत का मेगावाट है 307.5
मेगावाट का विद्युत उत्पन्न होता है या बनती है, और इसे उड़ीसा का जो है कि नया तीर्थंकर कहकर पुकारते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। हम जो है कि अगले वीडियो में रिहंद बांध पढ़ेंगे।